तो आज है 25 अगस्त और आज का करंट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ में अपने यूनियन मिनिस्टर हैं ही हैं, नारायण राणे। देखो, पेपर के लिए जरूरी नहीं है बट कुछ चीज़ें नॉर्मली जानने के लिए भी जरूरी हो जाती हैं कि हाँ, नारायण राणे हैं जो अपने यूनियन मिनिस्टर हैं, बाय द वे। तो उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने अभी 15 अगस्त पे एक स्पीच दी थी। तो नारायण राणे ने कह दिया था कि ये स्पीच पे तो हमारा ऐसा मन कर रहा है कि इनको चाटा मार दें। तो उस चक्कर में ना उनको अमरावती में पकड़ लिया गया, नारायण राणे को, और जेल में डाल दिया गया, और ये सब चीजें चल रही हैं उनके साथ में। तो देखो, बेसिकली जो है ना, राज्यों में अभी भी डेमोक्रेसी बची हुई है। ऐसा नहीं पूरी तरीके से खत्म हो गई कि यूनियन मिनिस्टर कुछ भी बोल जाए, कोई कुछ ना कर पाए। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी पैड तो बनाई हुई है, अगर एक तरीके से बोलेंगे ना, कि केंद्र सरकार डेमोक्रेसी खत्म करके अपने मिनिस्टर को स्पेशल प्रिविलेजेस दे देती है। क्योंकि अगर अभी अपन देखें ना कि ऐसी अगर कोई बात किसी कांग्रेस के मिनिस्टर ने बोली होती, भाई पूरी पार्टी, पूरा मीडिया सब चढ़ गए होते उसके पास में। और यहाँ पे नारायण राणे जो अपने यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब ऐसी बात बोली है ना, ब्रो, मैंने न्यूज में मुश्किल से एक दो हेडलाइंस देखी, दैट्स ऑल। और अभी अगर विपक्ष के राहुल गांधी या किसी और ने कुछ बोल दिया होता तो पूरे दिन डिबेटें चलती उस पर, डिफेम करने के लिए। तो ये दिखाता है कि कितनी पार्शियलिटी है डेमोक्रेसी में। बट फिर भी ये ठीक है जो भी है, लेकिन ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, उसके लिए उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, बट दैट्स ऑल, इतना ही है। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, या ये ओबीसी के क्रीम लेयर को लेकर हुआ क्या ना, हरियाणा में उन्होंने एक लॉ पास किया जिसमें कह दिया कि 6 लाख रुपए से ऊपर जो भी कमाता है उसको ओबीसी की क्रीम लेयर में डाल देंगे और उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। ओबीसी जो है ना, ओबीसी कैटेगरी, उनके आरक्षण को दो भागों में बांटा गया है। पहले तो नॉर्मल जो ओबीसी के लोग होते हैं, फिर एक क्रीम लेयर वो होते हैं जो साल में 8 लाख से ऊपर कमाते हैं। तो उन ओबीसी वालों को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाता। देखो, हाँ, क्रीम लेयर में दो तीन चीजें होती हैं। या तो वो 8 लाख से ऊपर कमाते हो साल में, या उनके मम्मी या पापा में से कोई एक जॉब ए ग्रेड की जॉब कर रहा हो, या मम्मी पापा दोनों बी ग्रेड की जॉब कर रहे हो। समझ रहा है? एक कर रहा हो तो ए ग्रेड की, दोनों कर रहे हो तो बी ग्रेड की। मतलब ऐसी चीजें हैं। तो उनके बच्चों को उनको उसमें डाल दिया जाता है, क्रीम लेयर में, और उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता। अब हुआ क्या ना, हरियाणा सरकार ने ये 8 लाख की जो थी सालाना इनकम, इसको घटा के 6 लाख कर दी थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल जजमेंट और जो हायर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं। कोई भी राज्य अपने मन से आरक्षण का क्रीम लेयर ऊपर नीचे नहीं कर सकता। क्योंकि जो 1992 में ओबीसी का क्रीम लेयर, बस बाय द वे, देखो, मंडल आयोग पे ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था 1990 में। और 1992 में ओबीसी में क्रीम लेयर का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये कॉन्सेप्ट सोशल जजमेंट, हायर एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें देख के तब इंप्लीमेंट किया गया था। और कोई भी राज्य सरकार इसको अपने मन से ऐसे नहीं बदल सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये 8 लाख है और 8 लाख ही रहेगा। हरियाणा सरकार अपने मन से 6 लाख नहीं कर सकती। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है तमिलनाडु से, कि तमिलनाडु ने 100 करोड़ की एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च की है। जैसे अपन देखते हैं ना कि रूरल में मनरेगा है, ऐसी ही तमिलनाडु सरकार ने एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च की है। बाय द वे, रंगराजन कमेटी बनाई गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जिसने अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए कहा था, तो ये बन गई है। इसमें क्या होगा ना, 4 करोड़ ऐसे अर्बन लोग हैं जिनके पास में जॉब नहीं है, उनके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट बनाया जाएगा। और उससे अर्बन जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको जॉब दी जाएंगी। बाद में याद रखना, आर्टिकल नंबर 21 के तहत तुम्हारी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें जीने के अधिकार और जीने के संसाधन उपलब्ध करवाए। इसीलिए मनरेगा जैसी स्कीमें चलती हैं जिसमें लोगों को 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है। बट वो स्कीम केवल केवल ग्रामीण स्कीम है, अर्बन में ऐसी कोई स्कीम है नहीं। और बाद में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि अर्बन में ऐसी स्कीम होनी चाहिए। तो तमिलनाडु सरकार ने अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम चालू कर दी है 100 करोड़ से। दैट्स ऑल। हम्म। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आई है इंडिया की, मतलब एक डाटा आया पेज नंबर 7 पे ना इंदू के, कि इंडिया में 40% जो जजेस हैं उनकी सीट हर जगह खाली पड़ी है। और मतलब हाई कोर्ट्स की बात कर रहा मैं।
और 70% तेलंगाना की हाई कोर्ट, अगर सबसे ज्यादा खाली कहा जाए तो तेलंगाना में तो 70% हाई कोर्ट सीट खाली पड़ी है जजों की, और पर 26 लाख लोगों पे एक जज है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं जो भरने वाले केसेस हैं। और देखो, जो बचे हुए जजेस भी होते हैं वो भी ढील डाल देते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि उनको भी दिखता है कि जब इतने सारे केसेस हैं और हमारी कैपेसिटी में ही नहीं है पूरा करना, हम कितना भी कर लें, तो वो लोग खुद से ढील डाल देते हैं। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोलेजियम हुआ या और भी लोग हुए जो नियुक्ति की प्रशंसा करते हैं कि हाँ इनको नियुक्त किया जाए इन जजेस को, तो उनको नियुक्त किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। सरकार को उसमें लेट नहीं करना चाहिए, किसी भी सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, XYZ। तो ये चीजें रुकी हुई हैं, जिस वजह से बस एक डाटा आया था जो कि एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है, तो हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए मोदी और पुतिन को लेके, कि अफगानिस्तान में को लेके मोदी और पुतिन ने एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाने की ऊपर बात हुई है कि परमानेंट बायलैटरल चैनल बनाएंगे हम दोनों मिलके। और किसको लेके, कि हम लोग देखते ना जो रीजनल सेक्टर्स हैं या ड्रग प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि हम भी देखते हैं अफगानिस्तान में ओपीएम वगैरह ये सब चीजों का बहुत ज्यादा चलता है। और इंडिया में ना और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया गोल्डन क्रेसेंट की बात करें या गोल्डन ट्रायंगल की बात करें, दोनों के बीच में पड़ता है। अब थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर दे रहा। गोल्डन क्रेसेंट की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 3 देश आते हैं गोल्डन क्रेसेंट में। मतलब गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो वो साउथ ईस्ट एशिया का भाग आता है, जिसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आते हैं। अब क्या है ना, ये दोनों के दोनों देश ऐसे हैं जिनमें चरस, गांजा, अफीम और ऐसी जो नशे की चीजें हैं उनका बहुत उत्पाद होता है। भाई अफगानिस्तान ने 2.5 लाख हेक्टेयर पे केवल केवल ओपीएम उगा रखा है। मतलब ऐसे जैसे अपन यहाँ पे गेहूं की खेती करते हैं ऐसे, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो। और इंडिया क्या है, गोल्डन कैस्केंट और गोल्डन ट्रायंगल दोनों के बीच में आता है। तो इंडिया के लिए और ज्यादा वल्नरेबल चीजें बन जाती हैं कि हो सकता है इंडिया में अफीम, चरस, गांजा इन सब की और ज्यादा खपत ये लोग देश बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इनको बेचना तो है ही है। तो उनसे बचने के लिए हम लोगों ने एक परमानेंट बायलैटरल चैनल बनाया है, मोदी और पुतिन दोनों ने मिलकर, क्योंकि पुतिन भी वहां पे प्रॉब्लम में है अफगानिस्तान को लेकर, हम भी। तो जो क्या करेगा ना, देखो, एक है यूएनओडीसी। यूएनओडीसी क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ठीक है। उसकी भी अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत में कैनबिस या ड्रग्स, अपन लोग इनकी बात कर ले, तो भारत कैनबिस और ड्रग्स का हब बनता जा रहा है। और जैसे जैसे अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आ गई है तालिबान की, भारत ड्रग का हब बनने के चांसेस भारत के सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से ना ब्रो, हम लोगों को इस पे अभी बात करनी पड़ेगी, और इसी वजह से भारत रशिया और वगैरह के साथ बात भी कर रहा है, जिससे इन चीजों को इम्प्लीमेंट ना होने दे। भले ही हमारे आसपास में ड्रग्स और इन सब की चीजें चलती हैं, लेकिन भारत उनसे जितना हो सके उतना सेफ रहे। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं हम, कि हाँ बाय द वे एक उसी के नीचे एक तालिबान को लेकर छोटी सी न्यूज और आई है कि यूएन ने सैंक्शंस लगा रखे हैं 1988 से। 1988 सैंक्शन कमेटी है जो यूएन की है बाय द वे, तो उसने तालिबानी लीडर्स पे सैंक्शन लगा रखे हैं, और तालिबान पे भी सैंक्शन लगा रखे हैं कि कोई तालिबान इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वर्ल्ड ट्रेड में उनको नहीं आने दिया जाएगा, तालिबान के लीडर्स बहुत से बड़े डेवलप्ड देश जा नहीं सकते हैं, ये सब चीजें। तो उन सैंक्शंस पे अभी यूएन में मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। और उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि तालिबान पे सैंक्शंस बने रहने देने चाहिए, कि हटाने चाहिए, कि कम ज्यादा करने चाहिए, उन सब पे बात होने वाली है जल्दी ही। तो ये सैंक्शंस अगर कोई पूछे तो क्या है, तो ये 1988 सैंक्शन कमेटी के द्वारा लगाए गए थे यूएन में। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज है कि प्राइवेट एंटिटी ग्रेनेड को लेके, देखो हम बता ना, डीआरडीओ ने ईईसी को, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड को, डीआरडीओ ने अपनी पूरा ब्लूप्रिंट दिया कि एक ग्रेनेड ऐसे ऐसे बनाया जाता है, और ईईसी ने डीआरडीओ के लिए एक हैंड ग्रेनेड बनाया है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। भारत का पहला प्राइवेट एंटिटी के द्वारा बनाया हुआ गवर्नमेंट है जिसको डीआरडीओ ने और उसके बाद में अपने रक्षा मंत्रालय ने अप्रूवल दे दिया है कि हाँ इसको सेना में यूज किया जाएगा। मतलब
देखो ऐसा नहीं है कि उसको यूज ट्रायल नहीं किया गया, हर जगह ट्रायल किया गया, रेगिस्तान में ट्रायल किया गया, पानी में ट्रायल किया गया, पहाड़ पे ट्रायल किया गया, हर जगह ट्रायल किया गया, और तब जाके अब अप्रूवल मिला है, दैट्स ऑल। अभी बाय द वे इसका कोई नाम रखा नहीं गया है, लेकिन बस पहला प्राइवेट एंटिटी के द्वारा बनाया हुआ ग्रेनेड किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड अभी दो लोगों को मिला है। एक तो है एन पिल्लई जो कि उड़िया में है, और एक है यशोधरा मिश्रा जिनको मलयालम। इन दो लोगों को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या है कि हर भाषा में अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, हिंदी में भी दिए जाते हैं, इंग्लिश उर्दू सब में। तो मलयालम और उड़िया में इन दो लोगों को मिला है अभी। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो वो 1954 में देना स्टार्ट हुए थे और तब से हर साल दिए जाते हैं। अब देखो ये अपने रीजनल जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ऐसी कोई जरूरी खबर नहीं है, क्योंकि ये उड़िया और मलयालम एग्जाम्स हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है, और हाँ यूपीएससी के लिए जरूरी है, दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं हम। तो एक छोटी सी न्यूज आई है कि पाकिस्तान ने अपना पहला इंडिजीनियस रॉकेट सिस्टम बनाया है जिसका नाम है फतेह 1, और उसको लॉन्च कर दिया, उसको पाकिस्तान की सेना में यूज किया जाएगा, दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। मतलब अपन लोग को अब देखो बेसिकली बना तो ये कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस की वजह से ही है, क्योंकि इंडिया में किसी भी चीज को बनाने की कॉस्ट बहुत कम आती है इन कंपेयर टू यूएसए। अब अपन बात करें ना, टॉप पे कौन है? टॉप पे चाइना है मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब में, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे यूएस है, फोर्थ पे कनाडा है, और फिफ्थ पे चेक रिपब्लिक है। अब सुनो, इनके जो 4 मेजर पैरामीटर्स हैं जिन पे चुना गया कि कौन सबसे अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है कि जो पहले से प्रोजेक्ट टले हुए हैं उनको रीस्टार्ट कितने लोगों ने किया है। सेकंड है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है उस देश का। थर्ड है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आती है उस देश में। फोर्थ है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क कितने हैं वहां पे, कि मतलब कितनी अनस्टेबल गवर्नमेंट है या स्टेबल है, या सरकार कितना सपोर्ट करती है स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को। तो इन सब क्राइटेरियाज को देखते हुए इंडिया सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। बट बाय द वे याद रखना, मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मतलब ये नहीं होता कि तुम मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड लेवल पे पहुंच गए। तुम में पोटेंशियल है सेकंड लेवल पे पहुंचने का, ये है इसका मतलब। तो इंडिया की सरकार को और इंडिया की गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा जिससे सच में इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में आगे लेके जाया जा सके। अब क्या है, एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं कि ओलंपिक गेम्स के लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में फॉर्म भर दिया है इंडिया ने। अब क्या ना, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2036 या 2040 की जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो इंडिया में करवाए जाए, जो चाहे पैरा ओलंपिक हो चाहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो, कोई भी। तो उनके लिए देखो बेसिकली 20-30 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं तकरीबन ओलंपिक गेम करवाने में। अब क्या है ना, इंडिया में ओलंपिक गेम करवा तो लें, बट सबसे पहले जरूरी है कि देखो बहुत मुश्किल है कि इंडिया को अप्रूवल मिलता है ओलंपिक गेम के लिए, क्योंकि इंडिया में ओलंपिक में हम लोग इतने अच्छे हैं नहीं। एक क्रिकेट की छोड़ दो तो किसी भी जो मल्टी स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उनमें इंडिया कहीं से भी अच्छा है नहीं। और देशों की अपेक्षा अगर जब अपन बात करते हैं तो पहले इंडिया को अपने ओलंपिक मेडल्स बढ़ाने की जरूरत है। जब तुम पे अभी टोटल जो 25-26 मेडल हैं, तुम हर ओलंपिक में 25-26 मेडल्स लेके आ रहे हो, तो फिर तुम करवा सकते हो और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी सोचेगी इस पे। लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल है। बस हम लोगों ने भरा हुआ है फॉर्म, अब देखते हैं क्या होता है। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो कल एक हम लोगों ने बहुत देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से लेके आया जा रहा था। वो फोटो बहुत चली सोशल मीडिया पे कि गुरु ग्रंथ साहिब को वहां से लेके आया गया। होता क्या, देखो थोड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं। 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव। उन्होंने पहली बार बीर लिखना शुरू किया था। बीर से क्या होते हैं ना, कि एक तरीके से अपनी वाणियां अपनी चीजों को लिखना शुरू किया था। ठीक है, अपनी वाणियों को, गुरु वाणियों को लिखना शुरू किया था, मतलब डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया था सिख धर्म में सबसे पहले 5वें गुरु अर्जुन देव ने। फिर 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने आखिर में जाके गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया।
जिसमें 6 गुरु, 15 जो संत हैं, फिर उसके बाद में बहुत सारे सिख कवि हैं, भक्त हैं, मतलब बहुत सारे जहाँ तक कालियाली दास वगैरह भी हैं, कवि भी हैं जो लोग, उन लोगों को भी सबकी कंपाइलेशन करके और एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। और उन्होंने कह दिया था कि अब 10वें गुरु के बाद कोई गुरु नहीं होगा, अब जो गुरु होगा वो गुरु ग्रंथ साहिब ही होगा, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब को एक जिंदा गुरु माना जाता है। हुआ क्या, हम्म, तो इस समय गुरु ग्रंथ साहिब की जितनी देखो जितने भी गुरुद्वारे हैं सब में गुरु ग्रंथ साहिब रखा जाता है, और उनको प्रिंट कौन करता है, जो शिरोमणि गुरुद्वारा है उसके द्वारा सारे के सारे जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको प्रिंट किया जाता है। अब यह क्या ना, अफगानिस्तान में तकरीबन 12-13 गुरुद्वारे थे जिनमें गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए थे, बट अभी जैसे अफगानिस्तान में आ गई है तालिबान की गवर्नमेंट, तो वहां से सारे के सारे गुरु ग्रंथ साहिबों को वापस लाया जा रहा है, और जैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारे से बाहर निकलता है वो गुरुद्वारा खत्म मान लिया जाता है सिखों के द्वारा। तो इसलिए वहां के गुरुद्वारे खत्म किए जा रहे हैं, और कल देखो 5-6 पहले आ गए थे, 3 अभी आ गए हैं, जो 3-4 बचे हैं वो भी 1-2 दिन में तुम देख लोगे इंडिया आ जाएंगे सारे के सारे। तो दैट्स ऑल, यही हुआ। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, छोटी सी न्यूज है कि न्यूयॉर्क में पहली बार कोई वुमेन गवर्नर बनी है जिनका नाम है कैथी होचल। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है ई श्रम को लेके, कि ई श्रम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि डाटाबेस बनेगा किसका, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। अब देखो होता क्या ना ब्रो, अभी हम लोगों ने देखा कि काफी लोगों की जॉब्स गई कोरोना में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोगों की जॉब्स गई, लोगों को जॉब्स मिली, ये हुआ वो हुआ। जब गवर्नमेंट से पूछा कोई डाटा है तो गवर्नमेंट के पास खुद डाटा नहीं है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, उनका डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट का कहना यह है कि 39 करोड़ टोटल लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं इंडिया में। अब इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में पॉवर्टी वगैरह कितनी है, क्योंकि तुम्हें लगता है ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये अच्छे से अपनी आजीविका भी पूरी कर पा रहे होंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रो। तो दैट्स ऑल, बस यही है कि ई श्रम पोर्टल किससे रिलेटेड है। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो इन्फोसिस को लेके आई है कि इन्फोसिस ने $100 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है और 4th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है इंडिया की। अगर अपन बात करें फर्स्ट 3 कौन सी है, तो रिलायंस है, सेकंड पे टीसीएस है, और थर्ड पे है एचडीएफसी बैंक, जो इंडिया की टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज है, और 4th बन गई है इन्फोसिस। अब अगर नेक्स्ट न्यूज की बात करें, तो एक छोटी सी न्यूज आई है कि ब्रह्मोस का प्लांट लगने वाला है यूपी में। ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, देखो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा 2 नदियों नाम से ही बनी है ब्रह्मोस, तो रशिया और इंडिया के द्वारा मिलके बनाई गई एक अल्ट्रा सुपरसोनिक मिसाइल है, रशिया और इंडिया ने मिलके डेवलप किया है उसको, उसका नाम है ब्रह्मोस। तो उसका एक प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा। और ब्रो सच वाली बात बोलूं तो ये सब केवल पॉलिटिकल मुद्दे हैं कि हम लोग यहाँ पे यूपी में, क्योंकि यूपी में चुनाव आने वाले हैं ब्रो, तो अभी यूपी तो रहेगा न्यूज में। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें, तो टर्की ने इस्तांबुल प्रोजेक्ट कैनाल शुरू कर दिया है। अभी देखो हम देखते हैं ना कि टर्की के बीच में से लोग जो क्रॉस होते हैं, अगर तुमने वो देखा हो, क्या कहते हैं, अगर तुमने मैप देखा हो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि टर्की और ग्रीस, जब उनके बीच में से जो लोग गुजरते हैं तो उनके लिए केवल एक ही कैनाल है जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। और बॉस्फोरस स्ट्रेट ही है जिससे मतलब बहुत ज्यादा व्यापार होता है, हद व्यापार। तो अब टर्की ने क्या किया ना, इस्तांबुल प्रोजेक्ट कैनाल भी शुरू कर दिया। इसमें हुआ क्या, पूरे इस्तांबुल के बीच में से एक कैनाल और बना दी गई है लंबी सी, जिसमें से अब टर्की कह रहा है कि अब इससे भी बहुत सारा $15 बिलियन लगे बाय द वे इसको बनाने में, ठीक है। और लेकिन लेकिन उससे टर्की को उतना फायदा भी होगा, क्योंकि जब ट्रेड होंगी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लोग वहां से निकलेंगे तो वो टर्की को देंगे रुपए, सीधी सी बात है। अब क्या ना, यूरोप और एशिया का गेटवे भी कहा जाता है टर्की को बेसिकली, तो इस वजह से टर्की को ओवरऑल में फायदा ही है देखा जाता है। अब लेकिन इस चक्कर में पता, अगर तुम उस मैप को देखोगे कि बॉस्फोरस स्ट्रेट और इस्तांबुल प्रोजेक्ट कैनाल दोनों के बीच में इस्तांबुल की कैसी हालत है, तो इस्तांबुल को टापू बना के रख दिया है पूरा, क्योंकि इधर से भी काट दिया उधर से भी काट दिया, तो इस्तांबुल टापू जैसा लग रहा है। बाद में हाँ, एक न्यूज और आई है टर्की के पास में ही ग्रीस को लेके, कि ग्रीस ने
40 किलोमीटर की एक दीवार बना दी है। किससे सट सट के? टर्की से सटा के। क्योंकि ग्रीस ने साफ कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि जो टर्की से माइग्रेंट आ रहे हैं, होता क्या है ना, देखो अफगानिस्तान से लोग भाग रहे हैं ईरान, ईरान से भाग रहे हैं टर्की, और टर्की से भाग रहे हैं ग्रीस। ऐसे लाइन से माइग्रेंट्स भाग रहे हैं, जो रेफ्यूजीज भाग रहे हैं और जा जाके अलग अलग देशों में बस रहे हैं अफगानिस्तान से। उस चक्कर में ग्रीस ने 40 किलोमीटर लंबी एक दीवार बना दी है जो हाईटेक सर्विलियंस सिस्टम से इक्विप्ड है, कि वो देखेगी कि कोई आए ना टर्की में, टर्की से ग्रीस में। तो ये बनाई किसके लिए गई है? माइग्रेंट्स के लिए बनाई गई है। और ये भी उसी एरिया में बनाई गई है जिस एरिया में अभी अपन लोग पिछली न्यूज की बात कर रहे थे कि इस्तांबुल प्रोजेक्ट ऑफ कैनाल बनना है। वहीं पीछे बोस्पोरस स्ट्रेट की बात करते हैं, उसके ऊपर ही ये वॉल बनाई गई है ग्रीस के द्वारा। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि चाइना ने अपना डाटा प्राइवेसी लॉ लागू कर दिया है चाइना में। अब क्या ना, चाइना ने इसमें दो मेन चीजें रखी हैं जो हर कंपनी को जो चाइना में काम करती है उसको मानना पड़ेगा। पहला तो चाइना का कोई भी डाटा तुम बाहर नहीं रखोगे, सारे डाटा सेंटर्स चाइना में ही बनाए जाएंगे, चाइना के लोगों का डाटा, कोई भी कंपनी आती है चाइना में तो। दूसरा, चाइना के किसी भी व्यक्ति का डाटा उससे बिना पूछे नहीं लिया जाएगा, अगर वो कंपनी लेती है तो उसको फाइन लगाया जाएगा। दैट्स ऑल। तो चाइना के डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी लॉस की बात करें तो ये दो नए उसमें अपडेट्स आए हैं। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एक है रफा क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग क्या है ना, देखो हम गाजा स्ट्रिप को जानते हैं, गाजा स्ट्रिप को, कि जिसपे हम लोगों ने देखा था अभी लड़ाई चल रही थी उसकी, गाजा स्ट्रिप से मिसाइल छोड़ी जा रही थी, इधर से इजराइल छोड़ रहा था, तो ये सब चल रही थी। तो गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में एक क्रॉसिंग है जिसका नाम है रफा क्रॉसिंग, जिससे लोग इधर उधर जाते हैं। बट अभी जो रफा क्रॉसिंग है तो उसको बंद कर दिया गया है हाल फिलहाल में, क्योंकि गाजा स्ट्रिप के लोगों को मानना यह है कि हाँ इजिप्ट की साइड से भेज रहा है, इजराइल भेज रहा है लोगों को कि हम लोगों पे कब्जा करना चाहता है गाजा स्ट्रिप को। क्योंकि गाजा स्ट्रिप में देखा जाए तो अगर पैलेस्टीन्स को गाजा स्ट्रिप में संभाले हुए हैं तो वो केवल एक ग्रुप है, हमास। क्योंकि पैलेस्टीन वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में ही बची है, और गाजा स्ट्रिप में अगर संभाले हुए हैं तो हमास संभाले हुए हैं। दैट्स ऑल। तो हमास को ये डर है कि इजिप्ट से ऐसे लोग आ जाएंगे जो गाजा स्ट्रिप में धीरे धीरे करके फैला देंगे किसको, इसी को, इसराइल को। तो इस वजह से उन्होंने रफा क्रॉसिंग को टोटली बंद कर दिया है कि अब कोई इजिप्ट से नहीं आ सकता। अब यहाँ पे होता क्या ना, जब कोई चीज न्यूज में आ जाती है तो अपन को जानना जरूरी हो जाता है कि रफा क्रॉसिंग क्या है। दैट्स ऑल। तो रफा क्रॉसिंग क्या है? गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच का एरिया है जिसको रफा क्रॉसिंग बोला जाता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है युक्त धारा पोर्टल को लेके। होगा क्या ना, देखो अपन लोगों ने 2005 से मनरेगा चला रखी है, ठीक है, लेकिन मनरेगा से कितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, पहले उस जगह की स्थिति कैसी थी और आज जब मनरेगा ने वहां पे प्रोजेक्ट किया तो वो स्थिति कैसी है? क्या सच में जो मतलब कागजों में तालाब बना, क्या वो ग्राउंड रियलिटी पे है तालाब? इसकी कोई मैपिंग नहीं हो पाती थी। समझ रहे हो मेरी बात को? कि बहुत सारे गांव में पीछे बना दिए, एक पटवारी गया सर्विलेंस करके आया, हाँ ओके ओके लिख दिया, बस ओके हो गया। तो इस वजह से ना एक युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि GIS मानकों द्वारा चलेगा। उसमें क्या होगा ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के द्वारा उनकी मानक किए जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये तालाब बन रहा है, तो उसमें पहले की भी फोटो डली वो करेगी और बाद की भी फोटो डला वो करेगी कि हाँ मनरेगा के द्वारा ये तालाब बनाया गया और आज ये ऐसा है। तो उन सब चीजों का सर्विलियंस रखा जाएगा मनरेगा के सारे कामों का। अब थोड़ी मनरेगा के बारे में बात करें तो 1991 में अनाउंस की गई थी पी नरसिम्हा राव के टाइम पे, लेकिन देखा जाए तो आई मनमोहन सिंह के टाइम पे 2005 में, फिर नरेगा का नाम बदल के बाद में मनरेगा कर दिया गया और मनरेगा आज तक चल रही है, जो कि 100 दिन की गारंटी देती है किसी भी बेरोजगार युवा को गांव में। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो एक आई है हेल्थ एजुकेशन और प्रोटेक्शन को लेकर कि यहाँ पे यूएन ने रिपोर्ट लॉन्च किया है, यूनिसेफ ने। उसने कहा है कि इंडिया में हम हेल्थ की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, प्रोटेक्शन की बात कर लें, तो इन तीनों चीजों को लेके क्लाइमेट चेंज के हाई रिस्क पे है ये तीनों चीजें। और खास करके जो भारत में बच्चे हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको आने वाली हैं जल्दी ही,
एजुकेशन प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और प्रोटेक्शन प्रॉब्लम्स हैं, जो भारत में बच्चे रह रहे हैं उनको बढ़ने वाली हैं, हाई रिस्क पे हैं भारत के बच्चे। और अगर टोटल में बात की जाए तो फोर्थ नंबर पे है जो भारत की रिस्क का आ जाए तो भारत रिस्क में फोर्थ नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान है। दैट्स ऑल। एक आज डे है छोटा सा कि आज वर्ल्ड संस्कृत डे है, जो मतलब 22 तारीख को था, अपन लोग तब डिस्कस नहीं कर पाए थे तो मैंने सोचा आज डाल दें कि 22 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है, जो इंडिया में मनाया गया था। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो वो आई जीएम सोया को लेके। अपन लोगों ने अभी जीएम सोया पे बात भी की थी कुछ दिनों पहले। तो आज जीएम सोया को लेके डाटा रिलीज कर दिए हैं अपनी मिनिस्ट्री ने कि 12 लाख, पहली बात तो 31 अक्टूबर 2021 तक की डेडलाइन रखी गई है कि इसके बाद में तुम जीएम सोया को इंपोर्ट नहीं करवा सकोगे, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं वो बैन है। ठीक है, केवल एक बीटी कॉटन की बात कर ले वही इंडिया में है और बाकी सब बैन है। और अब मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस निकाल दी हैं कि 12 लाख टन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी गाइडलाइन है कि 31 अक्टूबर 2021 के बाद में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। और थर्ड गाइडलाइन है कि जितनी भी जीएम सोया इंडिया में आएगी उसको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन से मॉडिफाइड ना किया जाना होना चाहिए। वो नॉन लिविंग मॉडिफाइड हो तो चलेगी, लेकिन लिविंग मॉडिफाइड सोया हम इंडिया में नहीं लेंगे। अब होता क्या ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है जिसमें उसकी प्रोटीन इंटेक और ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। अब है क्या ना ब्रो, इंडिया में देखो अब हम लोगों ने बात की थी पोल्ट्री फॉर्म्स को जरूरत है इसकी, लेकिन पोल्ट्री फॉर्म्स के लिए इतना बड़ा इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा इंपोर्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पोल्ट्री फॉर्म्स को ही नहीं, ओवरऑल इंडिया को भी जरूरत है। इंडिया की जो प्रोटीन रिच डाइट है जिसमें अपन दूध और अंडे की बात करते हैं, तो जैसे जैसे पेट्रोल और ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ गई है। लोगों के खाने में से प्रोटीन रिच डाइट बाहर होती जा रही है। उसको बनाए रखने के लिए इंडिया में हम लोगों ने पहली बार अपने जो लॉस है उनको थोड़ा रिलीफ देके जीएम जो सोया है, जीएम सोया केक, इसको इंपोर्ट करवाने की छूट दे दी है यहाँ के हमारे बिजनेसमैन को। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो इंडिया आसियान इंजीनियरिंग पार्टनरशिप समिट हुई है जिसको इनॉग्रेट किया है अपने पीयूष गोयल ने, बाय द वे। ठीक है, और देखो ईईपीसी होता है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसके साथ में मिलके इंडिया ने लॉन्च की है इस समिट को। अब इसमें होगा क्या ना कि इंडिया और आसियान के बीच में जो इंजीनियरिंग पार्टनरशिप है, या हम बात कर लें इंडिया और आसियान जो देश है उनके बीच में इंजीनियरिंग पार्टनरशिप हुई या एमएसएमई की पार्टनरशिप हुई, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें कैसे इनोवेशन लाया जाए, कैसे हम लोग साथ मिलके किसी फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं, ये इन सब एमएसएमई को जो साथ में मिलके काम करना चाहती हैं, जो आसियान और इंडिया के देशों में, इंडिया और आसियान के देशों में रहती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देगा कि जिससे वो लोग आपस में बात कर सकें और आपसी सहभागिता से नवाचार कर सकें, नई चीजें बना सकें, दैट्स ऑल, इनोवेशन कर सकें। और एक ई बुक भी रिलीज की गई है बाय द वे एमएसएमई और इंजीनियरिंग को लेके कि इसमें कैसे कैसे इवेंट्स होंगे, मतलब कौन कौन से इवेंट है जिसमें अलग अलग एमएसएमई के लोग आके आपस में मिल सकते हैं, कैसी कैसी चीजें होंगी जो हम लोग आगे जाकर करेंगे, वो पूरी डेट रिचुअल्स फलाना ढकाना, इनको लेके एक ई बुक रिलीज की गई है अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो दैट्स ऑल, इसमें तो पूरा इतना ही था। तो अब एक एडिटोरियल की बात करते हैं। एक एडिटोरियल आया लेबनान को लेकर कि लेबनान में ना इनस्टेबल गवर्नमेंट की हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं काफी दिन से। उस चक्कर में लेबनान में स्थितियां काफी खराब हो गई हैं। हम लोग देखते हैं लेबनान में प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, फूड प्राइसेस बढ़ गई, मेडिकल प्राइसेस बढ़ गई, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई, सब सब महंगा 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 ही होता जा रहा है। अभी देखो इकोनॉमिक, अपन लोग जो क्राइसिस की बात कर रहे हैं ना, लास्ट ईयर याद हो बीरूट पोर्ट पे भी उनके एक्सप्लोजन हो गया था जिसमें 200 लोग मारे गए थे, उसका वीडियो भी आया था, बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि 200 लोग मारे गए थे, 7,000 लोग घायल हो गए थे, $15 बिलियन का धक्का पहुंचा था लेबनान को। और अभी क्या हुआ ना, सोचो वहां पे फ्यूल की कितनी कमी है और फ्यूल को लेकर कितना ज्यादा मारामारी मची है। आम जनता ने फ्यूल टैंक को घेर लिया और उसको लूटने की कोशिश की। उस चक्कर में फ्यूल टैंक गया फट, क्योंकि वहां पे गोलियां बोलियां चली तो फ्यूल टैंक फट गया। उस चक्कर में वहां पे 12-13 लोग मारे गए हैं अभी कुछ दिनों पहले। तो देखो जब ओवरऑल फ्यूल की प्रॉब्लम आने लगती है तो फ्यूल ही है जो तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन को देश में बना के रखता है।
जब तुम्हारे देश में ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फूड हुआ या मेडिसिन हुई, उन सबकी प्राइसेस हाई ऊपर चली जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो वहां पे हर चीज की प्राइसेस हाई चली गई हैं। 50% जनता पूरे देश की पॉवर्टी में और ढकेल दी गई है और देश की करेंसी तकरीबन 90% गिर गई है। तुम सोच सकते हो देश कितना क्राइसिस में है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस अनस्टेबल गवर्नमेंट की, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो वहां के क्रिश्चियन है, पीएम जो है वो सुन्नी है और जो स्पीकर है वो सिया है। समझ रहे हो? पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिवाइड हो गई हैं। जातिवाद ब्रो, जातिवाद एक इतनी बुरी चीज होती है ना, किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी देश को बांट देती है वो। इसीलिए जो तुमने अपने जाति धर्म इन सब को लेके ना आपस में भी लोग बटे हुए हैं। उस चक्कर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही, और जिस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है वो देश कभी भी एक आपसी समरसता की भावना नहीं रख पाता। प्रॉब्लम ये है। और जब वो नहीं रख पाएगा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी वहां पे, तो उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो पाएगी? बाय द वे, उन लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग आईएमएफ से लोन लेना चाहते हैं, लेकिन आईएमएफ ने साफ कह दिया कि जब तक तुम अपनी गवर्नमेंट में रिफॉर्म लेके नहीं आओगे तब तक हम तुम्हें एक पैसे का भी लोन नहीं देंगे। और वहीं दूसरी तरफ अपन लोग देखते हैं कि यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए थे कि उससे कोई तेल नहीं खरीदेगा। तो पहले जो लेबनान ईरान वगैरह से तेल खरीद भी रहा था वो भी उनको बंद करना पड़ गया। तो उस चक्कर में लेबनान में क्राइसिस बढ़ती ही जा रही है और बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। दंगे हो रहे हैं अब लेबनान में चोरी डकैती मारा पीटी रेप इसके केसेस बहुत ब्रो ऑलमोस्ट डबल बढ़ गए पिछले 1 साल में। ऐसी हालत है लेबनान में, क्योंकि भाई ब्रो पॉवर्टी मेन थिंग है। जहां पे गरीबी आती है वहां ये सब चीजें होने लगती है। जब जिस किसी देश के पास में खाने को खाना नहीं है तो तुम्हें लगता है कि वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच भी पा रहा होगा? बिल्कुल नहीं ब्रो, अंदाजा लगा लो इसी से। तो दैट्स ऑल, यही सब है इस आर्टिकल में पूरे में। अब एक नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, तो वो आया नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को लेके, NAFRS को लेके। इसमें क्या है ना, जैसे कोई क्रिमिनल है तो इंडिया में ये कहा गया था कि एक नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए कि हम लोग हर क्रिमिनल का एक डाटा रखेंगे। डाटा कैसा रखेंगे कि उसका फेस कैसा है, उसका फेस कट कैसा है, उसकी आंखों की डेप्थ कैसी है, चिन कैसी है, ये वो पूरा उसका एक डेटा रखेंगे एआई के द्वारा। जिससे अगर कोई आदमी है जो अपनी शक्ल बदल लेता है या बाद में बड़ा हो जाता है, फेस बदल जाता है, या मान लो कोई क्रिमिनल है बाय द वे, और कोई क्रिमिनल है जो प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लेता है, फिर भी उसको हम लोग नेशनल ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है उसके डेटाबेस से निकाल सकेंगे कि हाँ ये यही आदमी है। ठीक है। अब इस बार की पार्लियामेंट में होनी थी बात, जो कि हो ही नहीं पाई क्योंकि अपन लोगों ने देखा पेगासस का शोर मचा रहा और पार्लियामेंट में किसी भी प्रकार की कोई डिबेट चर्चा हुई ही नहीं है। अब क्या है ना, अब इसमें ऑथर ने पूरा ये लिखा है इस एडिटोरियल में कि ये सिस्टम जो है ये 100% प्रूवन है ही नहीं। पहली बात तो देखो, हम लोग भी जानते हैं कि एआई में भी काफी सारे बग्स होते हैं और जो समय समय पे आते रहते हैं क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है। सिंपल सी बात है। तो अगर मानो एआई ने अपने किसी बग की वजह से किसी एक बेगुनाह के ऊपर कार्रवाई हो गई ब्रो, तो इंडिया में रूल हम लोग पहले भी जानते हैं कि चाहे 10 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल में इंडिया में ये चीज अभी इंप्लीमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम देखते ना, KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस चला था 2017 में। उस केस में 9 जजेस की एक बेंच बैठी थी जिन्होंने ये जजमेंट दिया था कि फेशियल रिकॉग्निशन राइट टू प्राइवेसी है, कि हम अपने फेस को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, हम अपने फेस का डाटा रखवाना चाहते हैं सरकार पे कि नहीं रखवाना चाहते, ये राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। और राइट टू प्राइवेसी का हनन होगा अगर किसी के भी फेशियल रिकॉग्निशन का डाटा रखा गया सरकार के द्वारा। तो दूसरी तरफ जब अपन NAFRS की बात करते हैं तो NAFRS सिस्टम राइट टू प्राइवेसी को भी वायलेट करता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाए। और NAFRS सिस्टम के ऊपर एक बिल बन चुका है जिसको इंप्लीमेंट करवाने की बात भी कही जा रही है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। तो अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलते हुए क्या सच में हमारे देश का लेजिस्लेचर इसको लेके आता है, और अगर लेके आता है तो इससे कितने नुकसान होंगे, कितने फायदे हो सकते हैं।
और इन सब पे कैसे बात होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान लेगी कि लेजिस्लेचर ने उसके फैसले को बदलते हुए, उसके राइट टू प्राइवेसी का हनन करते हुए लोगों का, और ऐसा कोई लॉ लेके आ रही है? तो ये सब क्वेश्चनेबल बातें हैं, और इन सब पे आने वाले समय में क्या होता है देखते हैं। तो NAFRCS सिस्टम क्या है, NAFRS सिस्टम, तो उसके बारे में ही था ये पूरा आर्टिकल। तो यहाँ पे हमारा 25 अगस्त का करंट खत्म होता है। दैट्स ऑल।